जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, क्लास 10th और पहला चैप्टर। ठीक है। तो ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद है पहला चैप्टर, तो पहले ये जानते हैं ये राष्ट्रवाद क्या है। ये राष्ट्रवाद क्या होता है इसको जानते हैं। ये राष्ट्रवाद कहते हैं किसे। तो अगर हम किताब में परिभाषा देखें, जो किताब में दिया गया है आपके हिस्ट्री बुक में, तो दिया गया है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता के भाग बनती। इनका कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवादी क्या है, भावना है। जो भौगोलिक, जो क्या है, भौगोलिक, एक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आपकी सांस्कृतिक परंपरा क्या है, यह सामाजिक एकरूपता क्या, उन सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास करता है। कौन? तो ये राष्ट्रवाद। कौन करता है? ये राष्ट्रवाद। ये आपकी किताब की परिभाषा है, जो कि एक बार हर साल ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। एक हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है। लेकिन अगर ऐसे हम समझे राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, तो सुन लीजिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को त्याग करके अपने देश के प्रति सोचता है या अपने देश के कर्तव्य के प्रति सोचता है। क्या कहलाता है? वो राष्ट्रवाद कहलाता है। भगत सिंह, राष्ट्रवादी भावना उसमें जगह था। अपने लिए उन्होंने नहीं सोचा, अपने देश के लिए सोचा। चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये जितने भी महारथी हमारे देश के थे, जिन्होंने अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जिए। किसके लिए जिए? तो जब ये सभी भावना किसी व्यक्ति के अंदर जग जाती है तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, और जिसके अंदर जगता उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। क्या आपको समझ में आया राष्ट्रवाद? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में, बोला राष्ट्रवाद की भावना जो जगा था यूरोप में, ईसा के बाद जो यूरोप है, यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। अब ये समझिए पुनर्जागरण क्या होता है। पुनर्जागरण का काल अगर बेसिकली जाने तो ये 1300 के बाद का जो काल आता है उसे पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। अब पुनः जागरण का काल इसलिए कहा जाता है कि पुनः जागरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है फिर से जानना, होता है फिर से जानना या जागना। फिर से जानना या क्या होता है? जागना। तो लोगों ने विश्व के बारे में जो जानना शुरू कर दिया था वह पुनः जागरण काल से शुरू कर दिया। आपको पता ही होगा, भारत का खोज, अमेरिका का खोज लगभग कितने हुआ था? भारत की खोज 1498 में हो चुका था। अमेरिका का खोज 1492 में हो चुका था। तो ये सभी खोजें जो हुआ था वह पुनः जागरण काल में हुआ था। कुछ दुनिया का पतन हुआ था 1453 में, आप क्लास 9 में पढ़ेंगे। तो ये सब कब हुआ था? ये सब हुआ था पुनः जागरण काल में। ठीक है। तो वह कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु यह भावना 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप में प्रकट हुई। मतलब ये बेहतर रूप में सबके सामने तब आई जब फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी। ठीक है। कह रहा 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में आया है। ये राष्ट्रवाद की जो भावना है वह 19वीं शताब्दी में और आक्रामक रूप में, मतलब लोग अब सिर्फ बात करके नहीं, लड़ाई करके, युद्ध करके, लड़ाई करके, युद्ध करके अपने देश को बचाना चाहते थे, अपने देश के प्रति लड़ते थे। कब? 19वीं शताब्दी में। ठीक है। कह रहा इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी। ऐसी भावना जो जगी, लोगों ने ऐसा जब करना शुरू कर दिया तो इसका परिणाम भी क्या हुआ? युगांतकारी, मतलब परिवर्तन के रूप में आया। और आज हम देखते हैं पूरा विश्व क्या है? आज़ाद है। सब लोग आज़ाद हैं, पूरा विश्व आज़ाद है, उसमें उपस्थित सभी लोग आज़ाद हैं। अपने मन से, अपने मन मुताबिक ये लोग काम करते हैं। ये किसके कारण? ये सब पिछले के क्रांतियों के कारण हुआ है। ये 1789 की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। ठीक है।
कह रहा है यूरोप में राष्ट्रता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का जो विकास हुआ था उसमें फ्रांस की राजक्रांति ने, ठीक है, उसके बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहाँ? तो यूरोप में राष्ट्रता की भावना को जगाने में। कह रहा फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को, फ्रांस की जो क्रांति, उन्होंने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। देखिए, पहले जो क्रांति होता था वो धर्म को लेकर होता था। अभिजात वर्ग मतलब धर्म को लेकर क्रांति होती थी। लोग धर्म के आधार पर लड़ाई करते थे। जिस धर्म की संख्या अधिक होती थी उस धर्म के जो व्यक्ति होते थे वो सत्ता पर बैठते थे। लेकिन फ्रांस में जब क्रांति, उन्होंने इस धर्म की बातों को छोड़ करके किस चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, कैसी सुविधा होनी चाहिए, सरकार मेरे प्रति क्या सोचे या राजा मेरे बारे में क्या सोचे, यहाँ की कृषि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब बात हो गया। और इन सभी बातों कहाँ छापने लगे? तो अखबारों में। लोग सड़कों पर उतर गए, क्या करने के लिए? तो जुलूस करने के लिए। तो इसे सर्वसाधारण की वस्तु बना, मतलब सभी लोग इस पर सोचने लगे, विचारने लगे, ठीक है। किस कारण? तो नेपोलियन के आक्रमण के कारण। ये नेपोलियन का चित्र दिया, ठीक है, नेपोलियन के आक्रमण के कारण। आगे कह रहा है यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा, नेपोलियन ने अभियान चलाया था, ठीक है। तो कह रहा है यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचाया गया। और नए युग का क्या दिया, पहुंचाया गया? संदेश पहुंचाया गया। किसके द्वारा? तो नेपोलियन के आक्रमणों के द्वारा, नेपोलियन के आक्रमण द्वारा। कि पूरा विश्व है ये जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो आप खुद के धर्म के बीच लड़ाई नहीं कीजिए, आप खुद के धर्म के बीच लड़ाई नहीं कीजिए। ये देश आज़ाद है, ये दुनिया आज़ाद है, ठीक है। तो उन्होंने नए युग की संदेश पहुंचाया था, क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि पहले के जो लोग थे वो पुरातन युग में जीते थे। उनका मानना था कि पृथ्वी गोल है, समुद्र में अधिक दूर जाने से क्या हो सकते हैं, हम लोग गिर सकते हैं। तो ऐसा सब भावना जगाता है। लेकिन ये सही भावनाओं को मिटाया किसने? तो नेपोलियन ने। किसने? नेपोलियन ने मिटाया और नए युग का संदेश पहुंचाया सभी लोगों के पास। कारण नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि जो जर्मनी और इटली था, इनका जो उद्देश्य था पहले, वो था नए नए राज्यों को जीत के अपने मिलाना, नए नए क्षेत्र को जीत करके अपने मिलाना। तो इनकी अपनी एक निश्चित सीमा नहीं थी। तो नेपोलियन ने इनके क्षेत्र को एक निश्चित कर दिया। इटली और जर्मनी के राज्य को क्या कर दिया? उसे निश्चित कर दिया, उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। ऐसा इसलिए क्या? क्योंकि इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग क्या हो सके? प्रशस्त हो गए। मार्ग क्या हो सके? मतलब नेपोलियन चाहते थे इटली और जर्मनी को एकीकृत करना, मतलब संगठित करना चाहते थे, ठीक है। कह रहा दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। इतने सारे नीति नियम कानून जो इन्होंने दिए, किसने? नेपोलियन ने। फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन ने जो नियम कानून दिए इटली और जर्मनी का एकीकरण करने के लिए, इन्होंने जो उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, इसके लिए वहाँ के लोगों में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ जगा, मतलब देश के भक्ति के लिए एक भावना जगा। आगे कह रहा नेपोलियन के पतन के पश्चात, पतन मतलब होता है खत्म, ठीक है, मतलब समाप्त। तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ, यूरोप में जो जीते हुए राष्ट्र थे, विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। जितने भी जीते हुए राष्ट्र थे वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या हुए? एकत्र हुए, जमा हुए। कब? तो 1815 में, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ था? तो वियना। कह रहा जिनका उद्देश्य क्या था? जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। तो क्या कहने का मतलब है? कह रहा है ये जो संगठित हुए थे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ये विजयी राष्ट्र, वो क्या चाहते थे? इनका उद्देश्य था यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने
अस्त व्यस्त कर दिया था, वो पुनः उसी व्यवस्था क्या करना चाहते थे, लागू करना चाहिए। मतलब ये कि फिर से धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे बंटवारा करना चाहते थे। ठीक है। आगे कह रहे हैं परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में क्या थे, असमर्थ थे। क्या क्या देखने में असमर्थ थे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। ये कि जो भावना नेपोलियन ने फ्रांस की राजक्रांति में लोगों के अंदर जगा दिया था, कौन सी भावना, तो राष्ट्रवाद की भावना, अब उसको दबाना क्या था, पूरी तरीके से असंभव था, जो कि विजयी राष्ट्र लोग नहीं जान रहे थे। करेक्शन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी, याद रखिएगा वियना सम्मेलन कब हुआ था, सन 1815 ईस्वी में। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। किसने किया, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, याद रखना ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था, मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक ने किया, जो कि घोर प्रतिक्रिया है। तो वो क्या था, घोर प्रतिक्रियावादी उसे कहते हैं जो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। मतलब अगर आप उसके विरुद्ध में कुछ कर रहे हैं या उसके विरुद्ध में कोई चर्चा कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध में ये तुरंत अपना कोई नियम या कानून लगा देते थे। बोला इस सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था। ये जो युद्ध हुए, इसी को शांति बनाए रखने के लिए वियना सम्मेलन में बड़ी बड़ी शक्तियों को बुलाया गया। उसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे देश क्या थे, शामिल थे। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था, इस शांति व्यवस्था के नेपोलियन के युद्ध ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ये मेटरनिक का कहना था। बोला गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, ये गणतंत्र और ये प्रजातंत्र, ये किसकी क्रांति की देन थी, तो फ्रांस की क्रांति की देन थी। बोला उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। ये गणतंत्र और प्रजातंत्र का विरोध करना और नई व्यवस्था को लागू करना किनका उद्देश्य था, तो ये मेटरनिक का उद्देश्य था। किनका उद्देश्य था, मेटरनिक का। ठीक है, मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर। कह रहा अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। याद रखिए कि किसके माध्यम से, किसके सम्मेलन का या किस सम्मेलन के माध्यम से, तो वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की क्या हुई, शुरुआत हुई। ठीक है। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे, देखिए मेटरनिक इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने, किसने, मेटरनिक ने इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया। उन्होंने इटली को क्या कर दिया, कई राज्यों में विभाजित कर दिया। उन्होंने इटली के सिसिली और नेपल्स प्रदेश बुब्रो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम को पोप को दे दिया गया। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्व कायम हुआ। परमा, सोडेना और टस्कनी के प्रांत हैप्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया तथा जेनेवा और सर्डिनिया को पिडमॉन्ट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। ये मेटरनिक ने क्यों किया, तो ये मेटरनिक ने इसलिए क्या, क्योंकि वह इटली पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। ठीक है। बोला जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम, मतलब इसको 39 रियासतों में बांट दिया गया जर्मनी को, जिस पर ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि लोग जब एक साथ जुट के रहते हैं तो उसमें राष्ट्रवाद की भावना जगाना आसान होता है, और ये भावना ना जगे इसलिए मेटरनिक ने इटली के प्रत्येक क्षेत्र को बांट दिया। ठीक है। बोला सम कायम किया जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया। इटली को तो बांटा बांटा ही,
मेटरनिक ने जर्मनी को 39 रियासतों में बांट दिया। उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था अप्रत्यक्ष रूप से उसका अधिकार कौन जमाए? तो ऑस्ट्रिया जमाए। कहता था हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगी, और हर संभव प्रयास किया कि इटली के लोगों में, जर्मनी के लोगों में राष्ट्रीय भावना नहीं जगी। ठीक है। और मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरानी व्यवस्था क्या की? पुनर्स्थापना की, फिर से लाया। बोला इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। इस तरह क्या हुआ? प्रतिक्रियावादी शक्तियों क्या हो गया? विजय। इतने सारे जब काम किए किसने? मेटरनिक ने। तो इस तरह प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों क्या हो गया? यूरोप में विजय हो गया। लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। लेकिन यह जो चाहता था मेटरनिक की यह पुरातन व्यवस्था लंबे समय तक बने रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और जल्द ये क्या हो गई? बोला और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रता की भावना का प्रसार हुआ। और जल्द यूरोप में क्या हो गए? राष्ट्रता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हैं। जिस यूरोप में लगभग जितने भी देश थे सभी देशों में राष्ट्रता की भावना की लहर दौड़ गई। कह रहा फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुबरो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। देख क्या कह रहा है? कह रहा फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था 1815 में, उसके तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुबरो वंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। फ्रांस का क्या बना? लुई 18वां फ्रांस का क्या बना? राजा बना पुनर्स्थापना करने के लिए। लुई 18वां ने उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। बोला कि लुई 18वां ने फ्रांस की गतिविधियों को देखा, वहाँ की सामाजिक स्थिति को परखा और समझा। इसीलिए उन्होंने अपने सोच विचार से फ्रांस के जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को लादने का प्रयास नहीं किया। लुई 18वां ने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का भी प्रयास किया। लुई 18वां ने जो कि सुधारवादी थे और प्रतिक्रियावादी थे, दोनों के बीच सामंजस्य मतलब तालमेल बैठाने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से लुई 18वां की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया। कब? तो 2 जून 1814 को। 2 जून 1814 को कह रहा है कि जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे, जो कब तक चलते रहे? 1848 तक लागू। 2 जून 1814 चला कितना तक? 1848। ठीक है। कह रहा चार्ल्स दशम के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। जब चार्ल्स दशम ने लुई 18वां द्वारा स्थापित ये संवैधानिक घोषणा पत्र में कुछ सुधार किया, तो इसका परिणाम क्या निकला? तो इसका परिणाम ये निकला 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति। ठीक है। तो 1830 की क्रांति क्या है, इसको देखते हैं। तो देखते हैं 1830 की क्रांति क्या है। ठीक है। तो जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था, इसको देखते हैं। ठीक है। कह रहा चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश वो होता है जिसके नियमों कानूनों पर कोई अंकुश नहीं लग सकता, वो जो कहेंगे वही होगा। निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी, ये भी शासक प्रतिक्रियावादी था ये भी, जिसने फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। मतलब चार्ल्स दशम ने भी फ्रांस में जो उभर रहा था जनतंत्रवादी और राष्ट्रीयता की भावना को दबाने क्या किया? प्रयास किया। उसने अपने शासनकाल में चार्ल्स दशम ने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कोई गतिरोध उत्पन्न किए। कह रहा है कि इन्होंने अपने संवैधानिक लोकतंत्र में बहुत सारा गतिरोध किया, मतलब कि गति को अवरुद्ध किया। जिस आधार से देश चलना चाहिए तो उस आधार से इन्होंने नहीं चलाया।
और हमेशा रुकावट पैदा किया। किसने? चार्ल्स दसम ने। कह रहा उसके द्वारा, किसके द्वारा? चार्ल्स दसम के द्वारा। ठीक है, देखिएगा, चार्ल्स दसम के द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा कि किसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो किसके द्वारा? चार्ल्स दसम के द्वारा। बोला पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित, लुई 18वां ने जो स्थापित किया गया था संवैधानिक नियम, ठीक है, लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना। इन्होंने क्या किया? समान नागरिक संहिता के स्थान पे, जिसमें नागरिकों को समान अधिकार मिले, ये जो स्थापना किया था, इसके स्थान पर उन्होंने शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना, मतलब शक्तिशाली जात वालों को ज़्यादा इन्होंने ज़्यादा शक्तियाँ दिया गया तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का भी प्रयास किया। मतलब उसे विशेषाधिकार भी दिया गया। उसे क्या दिया गया? विशेषाधिकार भी दिया गया, कुछ विशेष अधिकार दिया गया शक्तिशाली जाति वाले को संविधान के द्वारा। बोला उसके इस कदम को, पोलिगनेक के इस कदम को उदारवादियों, जो उदारवादी लोग थे, जो लोगों की जनता का भलाई चाहते थे, उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। उन्होंने क्या समझा? तो उदारवादियों ने अपने विरुद्ध चुनौती समझा और इसको षड्यंत्र समझा कि हमारे लिए या हमारे विरोध में ये पोलिगनेक षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। ठीक है, बोला प्रतिनिधि सदन, कह रहा प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। गहरा असंतोष क्या किया? प्रकट किया। चार्ल्स दसम ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्याय देशों, मतलब 4 अध्याय देशों द्वारा उदार तत्वों का, मतलब कि जो उदारवादी लोग थे उनका गला घोटने का, मतलब दबाने का प्रयास किया। कब? 25 जुलाई 1830 को। किसके द्वारा? तो पोलिगनेक के द्वारा। बोला इन अध्याय देशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये लोग जो थे 4 अध्याय देश जिसको मिलाया था किसने? पोलिगनेक ने। वो उदारवादियों को रोकना चाहते थे, तो इसी के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हुआ। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया फ्रांस में गृह युद्ध कब से आरंभ हुआ था। तो फ्रांस में गृह युद्ध 28 जून 1830 ईस्वी से शुरू हुआ। ठीक है, बोला इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जुलाई 1830 की क्रांति किसे कहते हैं। तो ये जो फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हुआ 28 जून 1830 को, इसी क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। बोला इसी के परिणाम स्वरूप चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुबरो वंश के शासन का क्या हो गया? अंत हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस में बुबरो वंश के शासन का अंत कब हुआ? तो चार्ल्स दसम के भागने के बाद। तो चार्ल्स दसम कब भागा? तो 1830 की क्रांति के बाद। कहाँ भाग गए? तो इंग्लैंड चले गए। ठीक है, आगे की फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुबरो वंश के स्थान पर, ये चार्ल्स दसम किस वंश के थे? तो बुबरो वंश के। याद रखिए, चार्ल्स दसम किस वंश के थे? बुबरो वंश के। मतलब बुबरो वंश के स्थान पर आर्ले वंश को गद्दी सौंपी गई। याद है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बुबरो वंश के बाद फ्रांस में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो आर्ले वंश का। किस वंश का? आर्ले वंश का। बोला इस वंश के शासक लुई फिलिप ने, तो यह आर्ले वंश के शासक कौन थे? लुई फिलिप। तो इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों एवं पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। अतएव उसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के नियमित थी। मतलब ये जो थे, जो कि आर्ले वंश के थे, कौन? लुई फिलिप, ये जनता के एकदम पक्ष में थे। उदारवादियों किस में थे? पक्ष में थे। तो आगे चल के वहाँ के नेता कौन बने? तो कौन बने? लुई फिलिप। कौन बने? लुई फिलिप। ठीक है,
तो बुबरो वंश के शासक कौन थे? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम के द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसका समाप्ति कब हुआ? तो 1830 में। फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 28 जून 1830 को। तो बुबरो वंश के समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो आर्ले वंश के। अगले आर्ले वंश के नेता कौन थे? तो लुई फिलिप। ठीक है, ये क्या थे? उदारवादी थे। तो जुलाई 1830 की क्रांति हम लोग पढ़ ले कैसे हुआ। ठीक है, तो जुलाई 1830 की क्रांति कैसे हुई? तो चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। वे राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। अब पोलिगनेक जो था, उन्होंने उदारवादियों के बजाय शक्तिशाली जात वालों को ज़्यादा शक्तियाँ दी। शक्तिशाली जात वालों को क्या दिया इन्होंने? ज़्यादा शक्तियाँ दी, जिससे फ्रांस में विद्रोह शुरू हो गया। फ्रांस में क्या हो गया? विद्रोह शुरू हो गया। तो इसी विद्रोह को दबाने के लिए पोलिगनेक ने 4 देशों का सम्मेलन बुलाया, लेकिन इसी को फ्रांस के लोगों ने अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र समझा और उन्होंने और विद्रोह कर दिया। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हो गया? तो 28 जून 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसी को देख करके चार्ल्स दसम फ्रांस की गद्दी को त्याग करके कहाँ चले गए? इंग्लैंड पलायन कर गए, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इस प्रकार बुबरो वंश की समाप्ति हुई और आर्ले वंश का क्या हुआ? उदय हुआ। ठीक है, आज का वीडियो यहाँ तक रहने देते हैं। धन्यवाद।